बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान के पाकिस्तान के गयूर और बावकार कौम जहां जहां मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, एक दफा मेरे साथ नारा तकबीर बुलंद करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तानियों, जीत और फतह बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। और इस जीत का सारा क्रेडिट हमारे उन जवानों के नाम, हमारे उन बहादुर सपूतों के नाम, उन शोहदा के नाम जिन्होंने इस जंग में कहते ना वो मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक शख्स के जंगी जुनून की भेंट वो चढ़ गए। तो हमारी ये जो जीत है ये हमारे उन शोहदा के नाम है, हमारे जवानों, हमारे शाहीनों के नाम है, जो कहते हैं ना सर पे कफन बांध के निकले और फिर ऐसे जीत कर आए कि दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वो दुश्मन जो हमेशा से बताता था कि वो ताकत में हमसे बहुत बड़ा है और उसका साइज भी बहुत बड़ा है, और साथ में वो ये भी बताता था उनकी इकोनॉमी, उनके पास जो वॉर वेपन्स हैं, जो उनकी आर्टिलरी है, जो उनके पास प्लेन्स हैं, फाइटर तैयारे हैं। और हमने बताया कि अगर आपके पास जज्बा हो, जज्बा ईमानी हो, शहादत का जज्बा, अपने मुल्क से मोहब्बत हो, तो फिर आप जाते हैं और जिस तरीके से आप उनको कहते हैं ना मुंह की पिछाड़ कर उनको आए और मुंह तोड़ जवाब देकर आए। मेरे पास तो इस वक्त अल्फाज भी नहीं है। वो हमने कल मंजर देखा। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर नेशन, सो प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, जिस तरह उन्होंने किया। और आज हम इंटरनेशनल जब अखबार उठा के देख रहे हैं तो बरतानवी अखबार है द डेली टेलीग्राफ, वो कहता है पाकिस्तान एयर फोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। ये उनकी हेडलाइन है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि भाई आसमानों के जो बादशाह इस वक्त बने हुए हैं वो पाकिस्तान एयर फोर्सेस हैं। मैंने कहा था ना कि हम अपने इर्तजा की शहादत का बदला लेंगे, हम अपने मासूम फूलों की शहादत का बदला लेंगे। हमने लिया जब हमने मिसाइल दागे, उनके ऊपर हमारे मासूम फूलों का नाम लिखा हुआ था, और जो गए और उन्होंने जाके आपकी मिलिट्री बेसिस को तबाह किया, आपकी एम्यूनिशन आर्टिलरी को तबाह करके रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, आपका गुरूर खाक में मिला दिया। हमारे जवान गए JF-17 थंडर पर अपनी वसीयतें लिख के, शहादत का कफन अपने सर पर बांध कर, और आपको निस्तो नाबूद कर आ गए। आपका गुरूर अपने पैरों तले रोंद कर वापस सलामत अपने मुल्क में आ गए। और हमने कहा था कि हम जवाब देंगे, और जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी, उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी, और पूरी दुनिया ने सुनी भी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, भारत का दिफाई हिसार तार तार कर दिया। भारत के आदमपुर, सरसा, भटंडा, सूदकोट, पठानकोट, एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला और उधमपुर में कौन कौन सी जगह का आपको नाम बताऊं, मुतादिद जगहों पर तबाही फेर दी। और सबसे ज्यादा जो पाक फजाइया ने कमाल किया, एक तो इनके राफेल तैयारे, उसकी काउंटिंग का सिलसिला वैसे बाय द वे जारी है, कुछ कंफर्मेशन होनी है, 3 तो वैसे तय हैं, लेकिन पाक फजाइया ने आदमपुर में भारत का जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसकी जो तबाही की है, उसकी जो मालियत बताई जा रही है $1.5 बिलियन। हमारे JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से उसे तबाह कर दिया। ये वो सिस्टम था जिसकी वजह से भारत हमें कहता था कि बस हमने ऐसी तैयारी कर ली है कि अगर हम जंग पर आ गए तो फिर देखिएगा क्या होगा। ये देखो पाकिस्तानियों, ये वो तैयारा है जिसने जाके दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch. So फजर की अजान के बाद, अल्लाह का नाम लेने के बाद, अल्लाह के आगे सरबत सुजूद होने के बाद हमने दिन के उजाले में दुश्मन को वो धूल चटाई है, क्योंकि दुश्मन ने हमेशा जब भी हम पर हमला किया रात के अंधेरे में छुप के, बुज़दिल दुश्मन है हमारा, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह उन्होंने हम पर हमला किया, लेकिन हमने दिन के उजाले में हमला किया। और बात शुरू हुई साइम फजर से,
اور اثر سے پہلے یہ سارا معاملہ نمٹ گیا. اس سے زیادہ ٹائم تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, یعنی مغرب تک تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ بس فجر سے اثر تک ان کا کام تمام ہو گیا. الحمدللہ اللہ پاک کی مدد سے اور اللہ پاک کی کہتے ہیں کی جانب سے تمام تر جو ہے ہمیں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. اور ہمارا صرف کہتے ہیں نا ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں. پاکستان نے صرف اپنا ایک میزائل ٹیکنالوجی یعنی کہ فتح گائیڈڈ 1 میزائل سسٹم استعمال کیا, اور اس کے بعد ان کے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ کو تباہ کیا. اور کون سے سپلائی ڈپو تھے جو لاجسٹک سپورٹ تھی ان کی جو بالکل لاجسٹک سپورٹ کو تباہ کیا. آپ کو کتنی جگہوں کا نام بتائیں؟ ابھی تو ہم نے صرف آپ کو فتح میزائل سے برباد کیا, ایک میزائل صرف فتح. ابھی تو ہمارے پاس حطف تھا, ابھی تو ابابیل تھا, ابھی تو ہمارے پاس شاہین تھا, غازی, غزنوی, غوری, ابھی تو بہت کچھ تھا ہمارے پاس. پاکستان کا بیانیہ ہو یا دفاعی صلاحیت, دنیا مان گئی پاکستان کو. بھارت کو ہر محاذ پر ہم نے مات دی, بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. امریکی صحافی ہیں جی نک رابرٹسن, وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے, یہ امریکی صحافی کہہ رہے ہیں. بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کیے. بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی. اس کے بعد بھارت نے ریکویسٹ کی, تو ذرا سن لیتے نک رابرٹسن کیا کہہ رہے تھے. ویسے بڑا ان کا یہ جو بیان ہے وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, ہر کوئی اسے پوسٹ کر رہا ہے, اور انڈینز کی جو حالت ہے وہ ہم دیکھنے کے لائق ہے. اچھا کچھ ایسے کلپس بھی آئے, ارنب گوسوامی بڑے مشہور ہیں انڈیا میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ ٹویٹ کر دی نا سیز فائر کے حوالے سے, تو ارنب گوسوامی یہ جی ٹویٹ ہے, تو ارنب گوسوامی کہہ رہے ہیں ہاؤ ڈیئر ڈونلڈ ٹرمپ کین ڈو دس. اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از دی پریزیڈنٹ آف امریکہ, اور آپ کی گورنمنٹ بھی مان گئی, آپ کی فوج بھی مان گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں ہاؤ ڈیئر. ذرا آپ کو ارنب گوسوامی کے رونے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں, دیکھیے گا. بھائی پاکستان بھارت کشیدگی میں وار کے دوران اگر کسی نے پھپھی کا کردار ادا کیا نا تو وہ ہے ارنب گوسوامی. مطلب کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی قوم کے میڈیا کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے نا تو وہ ارنب گوسوامی کی شکل میں ہونا ہے. اس سے بہتر تھا, اس جنگو جرنلزم کرنے سے بہتر تھا چائے بیچ لیتے یار. اب رو رہے ہو, اب رو کے کیوں, اب رونے سے کیا فائدہ. ارنب گوسوامی کرائنگ ان دا کارنر, ہی لیفٹ دا چیٹ. مطلب کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا کہ اگر ارنب گوسوامی بدلہ کسی کو لینا ہے ارنب گوسوامی کو چھوڑ دو. اور ان کے بہت سارے نام ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں پتا. اور اگر آپ ان کا چینل دیکھنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی آپ کو لگے کہ اختلاف کیا کہتے ہیں اسے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے, آپ کو لگے کہ یہ کیا ہے, تو بھائی آپ ایک نارمل انسان ہے کہ ان کے چینلز کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. 10 منٹ تو بہت ہیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن کل ہم نے ایک چیز اور دیکھی سائم, ہم نے دیکھا کہ اس اٹیک کے بعد انڈین میڈیا جو ہے اس کی ٹون ہی بدل گئی. اب جس طرح مطلب سیڈ میوزک لگانا چاہیے انہیں اپنے بیک گراؤنڈ میں, اور پھر اس کے ساتھ انہیں اب گفتگو کرنی چاہیے, بیکاز ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے بتانے کو. اب وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ کہاں پاکستان نے حملے کیے, کیا. ایک اینکر تو یہ کہتی نظر آئی کہ بھائی اگر آپ اپنی ایئر بیس اور ایئر فیلڈ نہیں بچا سکتے تو آپ پبلک کو کیا بچائیں گے, جنتا کو آپ کیسے بچائیں گے. تو یہ تو سب کچھ بھسم کر رہے ہیں. بھائی جس رات انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اس رات انجنا, روپیکا, چترا, برکھا سارے بیٹھ کے شادیانے بجا رہے تھے. سب کے نام یاد ہے, مجھے ان کی شکلیں بھی یاد رہی, میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے تباہی پھیری ان کی ملٹری بیسز کی, ان کی آرٹلری کی, ان کے دفاعی سسٹم کی, اس کے بعد غائب ہو گئی, نظر ہی نہیں آئی, صفائی ہستی سے جیسے مٹ گئی نا. کیونکہ اتنی امبیرسمنٹ جو انٹرنیشنل اور نیشنل امبیرسمنٹ اب آپ برداشت کر رہے ہیں, کہاں منہ دکھائیں گے. اب کہیں منہ دکھانے کے قابل تو آپ رہے نہیں. ارے بھائی اب بھی ان کی اکڑ نہیں گئی. کہتے نا کہ وہ یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی ہم کسی بھی کنڈیشنز پر ہم نہیں آئے ہیں, ابھی ہم نے کچھ طے نہیں کیا, انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ تمام تر باتیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے معاملات کیسے بڑھیں گے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دفاعی تجزیہ کار وقار الحسن صاحب. وقار صاحب گڈ مارننگ اینڈ کانگریچولیشنز ٹو یو ایز ویل, بیکاز آپ اور ہم جس طریقے سے اس سچویشن میں گفتگو کر رہے تھے تو بڑی آپ ہمارے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرتے تھے بڑا حوصلہ ہمارا بڑھتا تھا ساری چیزوں کو جان کر. تو ویسے پہلے بتائیں آج صبح اٹھ کے کیسا لگ رہا ہے اور اس جیت کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ جی ایسے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ہم چونکہ کرتی ہیں ٹائم پیچھے آپ سے کوئی 2 گھنٹے کا, تو اس وجہ سے ٹائم لیٹ نائٹ والا ہوتا ہے تو صبح کا اٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ہم جاگتے رہتے ہیں
और आई थिंक इसमें पाकिस्तान। अच्छा वकार साहब ऑडियो में थोड़ा सा इशू है, हम आपसे दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वकार साहब यही कह रहे थे कि पूरी रात जाग कर जिस तरीके से उन्होंने हमें लम्हा ब लम्हा चीज़ों के ऊपर एक टेक्निकल राय देते रहे, और उसके बाद AR1 न्यूज़ ने भी आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर और हकीकत दिखाई आपको। पूरी कौम जागती रही, बल्कि लोग तो कह रहे थे कि अगर ये 2-3 दिन और चलना है तो बताएं, हम अपनी रूटीन चेंज कर लेते हैं, हम रात को जागते हैं, दिन के टाइम सोना शुरू कर देते हैं। लोग कह रहे थे भाई हमने सोना भी है तो, लेकिन ये है कि बड़ा कहते हैं ना, पाकिस्तानी कौम ने जो जज्बा, जो यूनिटी दिखाई, वो उसका मुजाहरा भी हमने देखा। और ऐसा हमेशा ही हम देखते हैं कि जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है, ये कौम जो है वाकईतन सीसा पिलाई दीवार जो है वो बन जाती है। अच्छा जी, वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वकार साहब, हम देख रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है एक और उसमें मसला कश्मीर को भी हल कराने के बारे में बात की है। इस सब तमाम मामलात को, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस को, पहले पाक भारत कश्मीर खत्म कराने में, अब भी जो कश्मीर वाला मसला भी उन्होंने उठाया है, आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसमें एक मैं लाइटर मूड में बात करूंगा, और किसी हद तक कई दफा कोई बंदा बात कर देता है तो वो सच साबित होती है। आपने देखा एक वीडियो चल रही है, मौलाना खादिम रिजवी साहब जो दुनिया से चले गए, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसने कहा आप कदम बढ़ाए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को, और पंजाबी कहते हैं ना सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ पैरों चाहे तो मैंने नहीं इसका, और मेंशन कि मोदी और ट्रंप आपके पैरों में आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि लेट्स से 100% उस तरीके से है, बट ही वाज सेइंग कि आप एक दफा इनको डिटर करके दिखा दें। एक में मिसाइल की भी बात होती है, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे लगता है कि बड़ा विजन था उस बंदे का। तो मैं वही देखा था कि मेनली इट इज आप जब ईमान होता है अल्लाह ताला पे, चाहे आप एक स्मॉलर फोर्स हैं, उसके बाद फिर अवाम की बैकअप है, उसके बाद अवाम और आई थिंक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की केमिस्ट्री थी या केमिस्ट्री है कि ये चीजें जब आपने डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि वाकई अप्रीहेंशन तो थी लोगों के माइंड में, क्योंकि भारत का एक इम्प्रेशन था कि 4th लार्जेस्ट आर्मी है तो 5th लार्जेस्ट नेवी है, तो एंड ये इकोनॉमी तो वो तो फलाने, और टेक्नोलॉजिकली शायद सुपीरियर है, सिलिकॉन वैली में इनके फलाने हैं। तो एक बल्कि मैं कहता हूँ कि जो मोदी है ये इतना बेवकूफ आदमी है कि भारत का एक फेक इम्प्रेशन तो था कि जी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, डिस्पाइट की पीपल न्यूज कि जी यहाँ पे पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस भी हैं, लेकिन खुल के चीजें सामने नहीं आई थी कि कितने हॉलो हैं ये लोग, ये बढ़के मारते हैं। और अभी भी आप देखेंगे भारतीय मीडिया शायद पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अर्नब गोस्वामी का लगा होता कि ट्रंप को कोई हक नहीं है कि इंटरफेयर करे। भाई आप खुद चल के गए हैं, जब आपके फ्रंट लाइन, अभी जो हालात हैं, जो फ्रंट इसके 200 किलोमीटर की पट्टी सारी जो है उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दी गई, दुनिया को पता है। पीपल कैन वॉच इट फ्रॉम सैटेलाइट, पीपल कैन सी इट, डैमेज असेसमेंट हो चुकी है, एंड लिटरली इंडियन एयरफोर्स हैड टू शिफ्ट। ये तो 300 किलोमीटर की रेंज पे पीछे चली गई थी, बिकॉज वहां बेस पे तो जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी। इस तरीके से कल रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान ने सुबह फजर के टाइम। सो आई थिंक दिस इज द रियलिटी। और इसको छोड़ दे के भारत क्या क्या, जस्ट वॉच। हम तो इधर बैठे हुए टर्की से मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, फिर अजरबैजान है, अरब स्टेट जो जनरली परसीव किया जाता है कि शायद न्यूट्रल है, इट इज नॉट। डे वन से दे आर विद यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बेसिकली पुटिंग मैसेजेस, और चाहे वो फलस्तीन के हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई है, ईरान है, बांग्लादेश है, साउथ एशिया में, भी सरप्राइज के नेपाल, श्रीलंका से इतनी ज्यादा सपोर्ट, बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टूड के आप हक पे हैं और आपने डिफेंसिव मेजर लिए हैं और भारत जाती कर रहे। तो मेरे ख्याल में भारत के लिए ये तो बहुत बड़ा धचका है जो ट्रंप साहब की ट्वीट है, और शायद पाकिस्तान ने कंडीशन रखी है कि अभी इस मसले का आप हल कराएंगे। ये मैं इस तरफ आऊंगी, लेकिन आपने जो बात की ना, इनका जो एक हैबत उन्होंने बनाई हुई थी, एक अपना एक परसेप्शन बनाया था, वो पाश हुआ। फिर इनकी हकीकतन क्या स्ट्रेंथ है वो भी सामने आ गई। अब जो सालिसी की भी बात हुई तो निक रॉबर्टसन का क्लिप CNN के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है कि वो बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने जब मिसाइलों की बारिश कर दी तो ये घुटने टेकने पर इंडिया मजबूर हो गया। आज हम देख रहे हैं कि बरतानवी जो अखबार है वो कह रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। तो ये तारीफें हो रही हैं, ये हम नहीं कह रहे। इंटरनेशनल मीडिया, दूसरे ममालिक जो है, ये सब ऑब्जर्वर जिन्हें न्यूट्रल ऑब्जर्वर कहा जाता है, वो ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त चीज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल वही है कि स्पेशली आई थिंक आई विल प्रेज पाकिस्तान एयरफोर्स। बाकी तो ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन रही, हमारी नेवी भी अलर्ट थी, और फिर आपकी आर्मी के आपने देखा नीचे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जो मिसाइल्स थे, जो फाइनल पंच जो था, शुरू में पंच एयरफोर्स ने लगाया, लेकिन जो
Pakistan to destroy their forces because we also wanted कि एक दफा उसको पूरी कैपेबिलिटी पता चले. अच्छा अभी मजे की बात है कि पाकिस्तान ने शायद 110 कैपेबिलिटी डिस्प्ले नहीं की. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नेवी वाला फ्रंट खोलें और हम देखेंगे कि आपके जहाज कैसे निकलते हैं बंदरगाहों से. We'll sort them out there. इतनी अलग तरह से कैपेबिलिटी. अभी तो सिर्फ फतह 1 गाइडेड मिसाइल का ही इस्तेमाल हुआ है, अभी तो हमारे पास और रेंज के भी हैं. जी बहुत है अभी. हाँ, और उसमें जो पाकिस्तान ने आई थिंक बड़ा अच्छा जो नेशनल कमांड अथॉरिटी ने जब डिक्लेरेशन दी, बिकॉज देखिए अभी जितना मर्जी फर्ज करें, अभी लोग कहते हैं रफाल का हमें सबूत चाहिए. ऑनेस्टली आई वुड से कि वेस्ट इतना मुनाफिक है. डोंट दे हैव सैटेलाइट्स. मतलब ये पूरी जो फाइट हुई है ऊपर से देख रहे थे. मतलब सैटेलाइट से आप एक एक मिसाइल को तो दे प्रिसाइसली नो कि इंडिया के साथ क्या हुआ. द ओनली थिंग इज इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देनी, आहिस्ता आहिस्ता देनी. हाँ जी एक रफाल गिरा, फिर 2 का भी सुना है और तीसरे की इंक्वायरी. आपस की बात है ये रफेल 3 है 4 है या 5 है जो गिरे हैं? जी मैं भी ज्यादा, क्योंकि अभी ये सेकंड वाला हुआ है. अभी जब आई थिंक एक और स्क्रमिश हुई थी उसमें एक पायलट की भी बात चल रही है. अभी आई डोंट नो, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रोबेबली देयर इज समथिंग. और पाकिस्तान शायद कंसल्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अगर वो खातून है. मुझे श्योरिटी नहीं, लेकिन अभी जो शवाहिद आ रहे हैं बार बार उसका रेजोनेट हो रहा है. भारत बिल्कुल चुप है बिकॉज देयर वाज ओनली 1 फीमेल पायलट जो रफाइल का उनका स्क्वाड था, उसके अंदर एक खातून है. वकार साहब अब जो मामलात हैं वो टेबल टॉक पर हल होंगे, डिप्लोमेसी होगी, गुफ्तगू होगी. जो चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी वो अब होगी इतना नुकसान करने के बाद. मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी. इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाएगी, उसके बाद मसला कश्मीर के ऊपर बात की जाएगी, पहलगाम का सबूत दिया जाएगा या इनसे मांगा जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी. अब मजीद चीज़ों को आगे किस तरह बढ़ते देख रहे हैं? ये देखिए हमेशा जब मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है तो इसको क्लॉजर ने कहा था कि ये भी बेसिकली पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, यानी ये भी एक सियासी मैसेज होता है. बिकॉज जब आप नहीं कर सकते टेबल पे बैठ के तो फिर आप मैदान जंग में आते हैं और फिर दोबारा टेबल पे जाते हैं. तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान ने, मुझे आई डोंट नो अभी क्या आगे रखा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें 3 चीजें बिल्कुल क्लियरली हल होनी चाहिए. नंबर 1 इज डेफिनेटली ऑक्युपाइड कश्मीर का है, इसमें स्वाब राय की तरफ आए. आप जो बढ़ के मारते हैं अमन हो गया, फलाना हो गया, तो उसको, और क्योंकि दैट इज बिकम नो फ्लैश पॉइंट और एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है. दुनिया नहीं मानती थी, आज मानी, क्योंकि आई थिंक विदिन आई वुड से 5 आवर्स आप टेबल पे आ गए और आप कहते थे जी हम इतना कर देंगे, हम तबाह कर देंगे फलाना, और ये विल वॉक इनटू पाकिस्तान. जिसका मतलब है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इसका मसला होना चाहिए. आई थिंक दिस शुड बी नंबर 1. नंबर 2 आया था इंडस वाटर ट्रीटी, इट शुड बी ऑनर्ड बिकॉज ये इंटरनेशनल बेसिकली मेडिसिन के साथ बनी थी और इसको भारत एक तरफा तौर पे नहीं कर सकता और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. बल्कि जितनी वायलेशन की है भारत ने, कुछ डैम्स पे और लाइक बगलिहार है या किशन गंगा है या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनको बंद कराए. और फिर तीसरा जो है, आई थिंक दे हैव टू नाउ बेसिकली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर. भारत जो है दिल से रिकॉग्नाइज करे कि ये पाकिस्तान एक एंटिटी है और इंशाल्लाह ये करेंगे, इनके दिमाग दुरुस्त हो गए. और लेकिन वकार साहब, मैं जयशंकर की ट्वीट देख रही थी, आखिर में उन्होंने कहा कि टेररिज्म पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. ये वो एक बहाना है, ये वो उनका फॉल्स नैरेटिव है जो पाकिस्तान के खिलाफ हर अरसे कुछ अरसे बाद बनाते हैं और फिर इस तरह का अटैक भी करते हैं. आई थिंक ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए. जी इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान रखे भी, मतलब हमें बेसिकली पहले तो जो है ना हमारी नेशनल कम्युनिटी नहीं सुनती थी ना, अभी पाकिस्तान रखे कि टेररिज्म का तो मंबा भारत है और हमारे पास सबूत है. दूसरा मैं एक और बता दूं, ऑनेस्टली भारत ने बड़ा डिक्लेयर किया जी कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर की भी चेंज करेंगे एंड ऑल दैट. और उन्होंने कहा जी कि आइंदा टेररिज्म हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे. लोग कह रहे हैं कि अभी कोई टेररिज्म हुआ तो भारत कह रहे यार हम खुद करते, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है भाई, हम नहीं लड़ते. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. बनिए कि याद रखिएगा, जो मेरी असेसमेंट है, somebody said it about some other nation, मैं नाम नहीं लूंगा, कि बनिया इज इधर एट योर थ्रोट और एट योर फीट. कि अगर तो आप कमजोरी शो करेंगे आपका गला पकड़ लेगा और जैसे आप स्ट्रेंथ शो करेंगे आपके पांव पड़ जाएगा. ये हुआ 65 वॉर में, ये 48 में हुआ था, ये खुद लेके गए थे नेहरू साहब. एंड देन इट स्टार्ट्स रीबिल्डिंग. और मेरे ख्याल में आई थिंक अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और कमिटी ऑफ नेशंस में अब लोगों को पता, लोगों एक तो एयरफोर्स पे आई थिंक बात हुई, दे आर किंग ऑफ द स्काईज, टॉप गन है. मिलिट्री पे भी कह रहे हैं कि यार दिस इज द मिलिट्री. एक चीज बता दें वकार साहब, ये जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि इनके कॉल फेयर में बड़ा तजाद है, हम इन पे यकीन नहीं रख सकते. रात गए कुछ ऐसी रूमर्स चली थी कि जी एलओसी पर खिलाफ वर्जी हो रही है, और कुछ ड्रोन्स की भी बातें हुई थी. तो जरा इससे क्लैरिफाई कर दें, हम इन पर किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं. जब तक ऑफिशियली बातचीत ना हो तो इस सीज फायर को बस सिर्फ एक कमिटमेंट ही माना जाए जो कि वर्बली हुआ है.
جس میں ایسا نہیں ہے کہ گارڈ ڈاؤن ہو گیا. یہ بھی عوام کو پتا ہونا چاہیے. مطلب دے کین ٹرائی نا, جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آؤ نا, تو آ جائیں, پہلے دیکھ لیے تو ایک اور راؤنڈ ٹرائی کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک صرف یہ کہ بھارتی میڈیا اس کا ایک طریقہ ہے. یہ میں نے بلکہ پنجابی میں کوٹ کیا تھا کہ لڑکا دوسرے کو مارا تھا نیچے اور رو بھی رہا تھا. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا انہیں اٹھ کے میں نے بڑی کٹ چاٹ دی. تو بیسیکلی اٹ از دیٹ کرائنگ جو ہے یہ چلتی رہے گی. دے ول کیپ ڈکلیئرنگ وکٹری بیسیکلی, اور یہ ان کا کوئی علاج نہیں بیسیکلی. باقی جو ہوا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے. کر لیں, میں کہتا ہوں بھی دوبارہ ایک راؤنڈ کر لیں, اور جو رہی سی آئی تھنک ملٹری کیپبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. پاکستان نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کرپلنگ بلو آئے گا بھی آپ کو. بالکل, تھینک یو سو مچ. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی ہم کہتے ہیں کہ کیا کہیں, اب کشمیر پہ بھی ٹویٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب وہ کیا ہونا ہے انڈین صحافیوں کو؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے کل ایک شاعری لکھی, بتاؤں آپ کو؟ شاعری بتانے والی ہے؟ ہاں. ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو مودی بابو. ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو مودی بابو. بلینز آف ڈالرز کا نقصان کافی ہے, یہ اور دیکھو گے پاکستان کا جادو. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. شاعری آپ نے خود لکھی ہے؟ میں نے خود لکھی. کیا ایک چٹکی سندور کی قیمت ویسے کتنی زیادہ, بہت مہنگی پڑ گئی, کتنی مہنگی پڑ گئی, مطلب بلین ڈالرز میں بات چلی گئی ہے. اب 4 سے 5 رافیل طیارے چلے گئے. بھائی پیسہ پھر واپس آ جاتا ہے, عزت جو جا گئی ہے نا وہ واپس نہیں آ سکتی. عزت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے جو آپ پوری دنیا کے سامنے. اب آپ کو کون طیارہ دے گا؟ آپ کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر کون بھروسہ کرے گا؟ آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر کون بھروسہ کرے گا؟ آپ کے میڈیا پہ کون یقین کرے گا؟ اور دوسری بات یہ, ہم تو کہہ رہے تھے, ہم تو بار بار آپ کو سمجھا رہے تھے تحمل کا مظاہرہ, صبر, ذرا رک جائیں, ریلیکس ہو جائیں, لیکن آپ مانے ہی نہیں. اور جیسے کہ ابھی وقار صاحب کہہ رہے تھے, مجھے اس وقت واقعی پرویز مشرف صاحب یاد آ گئے کہ وہ کہتے تھے آئے نا. تو بھائی جب وہ آئے تو پھر ہم نے بھی بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. چلیں جی, ہم نے کیا کیا, اپنی مرضی کا وقت, اپنی مرضی کا مقام. پاک افواج نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا. اور جیسے ہی ہمارے کہتے ہیں نا بزدل دشمن نے ناپاک حرکت کرنی شروع کی, تو پاک فوج نے فولادی عزم کے ساتھ ایسی جوابی کارروائی کی کہ دشمن کی سرزمین ہی نہیں ساری دنیا حیران ہے. اور پاک فوج نے زمین و فضا سے وہ ضربیں لگائیں جنہوں نے بھارت کے جنگی غرور کو پاش پاش کر دیا. پاکستان میں اس وقت فضا جو ہے وہ اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی ہے. اور اس سب کے دوران ہم دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے وکٹری خطاب میں کہا کہ ثابت کر دیا کہ ہم باوقار اور غیرت مند قوم ہیں. دشمن نے کھلی جارحیت کی, مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. جیسے صدف نے بھی آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپریشن شروع کیا اور عصر کی نماز سے پہلے آپریشن ختم کر کے فتح یاب ہو کے, کامیاب ہو کے اپنے ملک, اپنے قوم میں واپس آئے. یہ ہیں ہمارے شاہین. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر پاکستان پر یلغار کی. دشمن کے رافیل ہمارے شہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے. حالیہ دنوں میں دشمن جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا. صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا. شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. دشمن کے فوجی اڈے, اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے. ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے. یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا ہے. تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا, سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر, نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف, ہر جری جوان کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. تو بھائی کہتے ہیں نا اس وقت ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ اس سیلیبریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو سبق سکھانے کے بعد افواج پاکستان سے اظہار تشکر کا اظہار جگہ جگہ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جشن کا سما ہے. رات گئے کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو کراچی میں مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی, دکانوں پر رش دیکھا. اور سائم مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی, بعض دکانوں پر جشن کی خوشی میں جی
जीत की खुशी में 50% रियायत दी गई, डिस्काउंट मिला है। इतना डिस्काउंट तो हमें और ओकेजन पे भी नहीं मिलता है जो इस बार मिला है। क्या बात है, ये और है साथ ही पाकिस्तान की जो अक़लियत हैं वो भी हमारी अफवाज के साथ शाना बशाना। तो सिख कम्युनिटी की बात कर लें तो पाक फ़ज़ाइया को उन्होंने सलाम किया, सपा सलार को खराज तहसीन पेश किया, और बलूचिस्तान में भी रैलियाँ निकली। तो अभी आप गुजरांवाला के मनाजिर देख रहे हैं, तो हम आपको वहाँ के भी मनाजिर दिखाएंगे। तो ये मरी के मनाजिर आप देखें, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है मरी के अंदर, और ये सब देख के ना मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में एक दिन पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि हमने इसको फतह कर लिया, कराची पोर्ट पे आ गए। जश्न के और पूरी कौम इस वक्त जी इज़हार तशक्कुर कर रही है, खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी भी एक खतरा मौजूद है। वो क्या? जो लाहौर पोर्ट है ना, वहाँ पर अभी भी भारतीय जंगी जहाज खड़े हुए हैं। लाहौर पोर्ट में पोर्ट ही कब है? क्योंकि इनके इंडियन मीडिया ने खुद ही दरियाफ्त किया भाई कि लाहौर के अंदर कोई पोर्ट है और समुंदर भी है, जो हमें नहीं पता। आप हरकतें चेक करें। हम जाते एक छोटे से ब्रेक पे हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हमारी जो कौम है ना, इसकी भी बात कर लेते हैं कि आपने किस कौम से डराने की, किस कौम को कोशिश की थी, उनसे लड़ने की कोशिश की थी। ये तो भाई जो ड्रोन गिरे ना, उसके स्क्रैप, उसकी डेब्री लेके टिकटॉक बना रहे हैं। अब हम ऐसे ऐसे मंजर देख रहे हैं, कोई जहाँ पे होता था ना, जहाँ यहाँ हमला कर रहे हैं, जैसे कि रात का खबर आई, ये वहाँ पहुँच जाते थे। अब वहाँ पे जी नारे भी लगा रहे हैं। कराची पोर्ट की जब बात आई तो ये कराची पोर्ट पहुंच गया। वहाँ पे जो हमने मंजर देखे तो इनके ड्रोन्स के लेफ्ट और राइट विंग्स, इनके ड्रोन्स के टायर्स, इनके ड्रोन्स का स्क्रैप हमारे यहाँ पर बिकना शुरू हो गया। 10,000 भी क्या, 500, 150, 200 के अंदर इनके ड्रोन्स अब बिक रहे हैं यहाँ पर। तो जी एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी कर लेते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट ट्वीट है कश्मीर के हवाले से उसकी वो भी गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन पहले एजाज साहब, पहले तो कंग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाब किया है और एक दफ़ा फिर हमारा नाम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। सर, अमिड्स दिस वॉर आई रियलाइज के वी आर एट द बेटर एजुकेटेड, sensible, mature and obviously funnier side of the border. Thanks to Allah Ta'ala for that. जो भारत का भांडा फूटा है, एक भरम बना हुआ था ना, और अपने आप को ये सुपर पावर भी खित्ते की बनाना चाहते थे। ये जो भरम टूटा है इनके डिफेंस सिस्टम का, इनकी अफवाज का, इनके मीडिया का, पूरी दुनिया के सामने, अब तो ये कहाँ पे शक्ल दिखाएंगे और कौन इन पे ट्रस्ट करेगा? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। हमारी मुसल्लह फौज ने इनकी जितनी तवक्कुआत थी वो गलत साबित की, और पाकिस्तान की भी सारी कौम साथ रही। आपका मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी, आपके सफारतकार, हर एक जो है वो आज हमें एक पूरी कौम के तौर पर नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हजीमत हिंदुस्तान को इस वक्त उठानी पड़ी है और जो खिफ़त उठानी पड़ी है, ये बाद में आएंगे, ये कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। पहले भी हमने ये देखा है कि ये सामने से पीस की बात करते हैं, पीछे से वार करते हैं। इसलिए एक तो मैं बार बार ये पैगाम ज़रूर दे रहा हूँ कि हमारे अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अभी कम नहीं होनी चाहिए। तावक्ते के हमारी कोई बातचीत शुरू नहीं हो जाती, और फिर बातचीत की भी तैयारी अब हम शुरू करें। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में कई आवाज़ें उठ रही हैं। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि जी हमने कोई बातचीत के मुताबिक नहीं माना, लेकिन जिन्होंने मीडिएटर्स ने उनके ऊपर दबाव डाला है वो इसी बात पे दबाव डाला है कि आपने कोई न्यूट्रल प्लेस पे बात करनी है। अगर बातचीत होती है
اور نہیں بھی ہوتی تو بھی جو ہمارے پیس میکرز تھے, جو میڈیٹرز تھے, امریکہ ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, شاید یہ مجھے اس کا نہیں, تو ان کو ہمارا جو ٹاکنگ پوائنٹس کہہ لیں, ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ پہنچانا بڑا ضروری ہے. میں اس میں 3 ایلیمنٹس جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل سمجھتا ہوں, جس میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست ٹیررزم کا ایشو ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا ہمارا کور ایشو ہے, ہمارا بھی کور ایشو ہے کہ آپ ہر 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد آپ اس طرح کا شروع کرتے ہیں, نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے. بلکہ اب جب ہم ماضی میں گئے ہیں, پچھلے 25 سال میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے اگر ہر ایک میں نہیں تو اکثر میں ان کے اپنے اندرونی ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ ہم پہ جو الزام لگاتے ہیں, اس کا جو دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے ٹیررزم کا بازار گرم کر رکھا ہے, بلوچستان کے اندر, ہمیں اس کے سارے کے ثبوت جمع کر کے وہ بھی اس ٹاکس میں اس پیس میکر کے سامنے رکھنے چاہیے کہ دیکھیں جناب اصل مجرم کون ہے اور یہ کس کو یہ سزا دینا چاہتے ہیں. دوسرا آئٹم جو ہے وہ پانی کا ہے. پانی کا پاکستان کی بقا کے ساتھ تعلق ہے, پاکستان کی حیات کے ساتھ تعلق ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایجنڈا پہ لانا ہے, بیس پر رکھنا ہے کہ جناب یہ رول بیک کریں اپنی سسپینشن. ہاں اگر نیگوشیشنز کرنی ہیں تو ایک ڈیموگرافک چینجز ہوئی ہیں, کلائمیٹک چینجز ہوئی ہیں, آپ سائڈ لائنز پہ ایک آپشنل پروٹوکول, ایک ایڈیشنل پروٹوکول جس طرح لا آف ٹریٹیز میں ہوتا ہے آپ وہ نیگوشیٹ کریں. پاکستان تیار ہوگا, لیکن جو آپ نے ڈس فنکشنل کیا ہے پرماننٹ کمیشن آف انڈس واٹرز, اس کو آپ دوبارہ سے ریسٹور کریں. تیسرا آئٹم کشمیر کا ہے. اب جو کشمیر کا ایشو اس لیے امپورٹنٹ ہے, یہ بے شک جتنا مرضی انکار کرتے رہے ہندوستانی کہ کشمیر ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے, اور یہ ایشو زیادہ بڑھ گیا ہے جب سے 2019 میں انہوں نے حرکات کی تھی. اس کی وجہ سے سارے کشمیر, ایون جو ہندوستان نواز ہوتے تھے, وہ بھی اب خلاف ہو گئے ہیں اس بات کے کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہماری شناختی چھین تو, اور ہمارے اندر باہر کے لوگ لا کے بات کر رہے ہیں. تو اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا محبوبہ مفتی نے BBC کو انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہوئے کہا کہ ہمارے بڑوں نے شاید غلطی کر دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ایجنڈا آئٹم جو ہیں یہ اس کی تیاری کرنی چاہیے, ڈوزیز بننے چاہیے. ابھی ہمارے پاس کچھ دن ہے جب تک بات چیت شروع نہیں ہوتی, اور ہمارے پیس میکرز تک یہ ایجنڈا پہنچا دینا چاہیے. اعزاز صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی وجہ سے ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رات گئے تک ان کی میڈیشن میں جو ہے امریکن میڈیشن میں پاکستان اور انڈیا کی بات چیت ہوئی ہے اور پھر سیز فائر ہوا ہے. انہوں نے مبارکباد دی, پھر آ کے مارکو روبیو نے بات کنفرم کی, پھر انڈیا کی طرف سے ظاہر ہے ہم یہ دیکھنا انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی ان کے حکام نے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئی ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ آئی ول ورک ود بوتھ آف یو ٹو سی a solution can be arrived at concerning کشمیر, یعنی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جو ہے کسی سلوشن پہ پہنچا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر ہوگا یا بھارت یہاں پر بھی اسی طرح کی ہٹ دھرمی دکھائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ شروع میں تو دکھائے گا. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا تو شروع کے جو 4-5 دن تھے امریکہ نے کوئی کام نہیں کیا اس وقت. ان کو کہا اچھا لڑ کے دیکھ لیں. جب لڑائی ہوئی اور پاکستان کا جواب آیا تو بہت ساری چیزیں ان پہ آشکار ہوئی. انہوں نے کہا یہ ہمارا جو گھوڑا جو ہم تیار کر رہے تھے, جس کو اتنا ہم نے اسلحہ دیا چین کے خلاف, اس کو گھوڑے کو تیار کر رہے تھے, یہ تو بیٹھ ہی گیا. لکڑی کا گھوڑا نکلا. تو پہلے تو سب سے پہلے تو ان کو یہ آشکار ہوئی. دوسری ان کے پاس یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کو جو یہ واک اوور سمجھ رہے تھے, یہ تو ٹھیک ٹھاک تگڑا ملک ہے. اور تیسری بات ان پہ یہ آشکار ہوئی کہ یہ چین کی جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ تو ویسٹ کی ٹیکنالوجی سے زیادہ زبردست نکلی. تو یہ تینوں کے بعد اب انہوں نے اس میں ایک دم سے انٹرفیئر کیا اور یہ سارا معاملہ کروایا. اب ہندوستان کے اوپر بڑا پریشر آ گیا, کیونکہ اگر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانا چاہتا تو ہندوستان تو آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ایک ہی اس نے دی ہوئی تھی رٹ کے, جی باہر سے کوئی نہیں آئے گا, تھرڈ پارٹی کوئی نہیں آئے گی, نہ یونائٹڈ نیشنز آئے گا, بائیلیٹرلی کریں گے, اور بائیلیٹرلی بیٹھ کے کرتے نہیں تھے. تو اب ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے. ہمیں ابھی فی الحال دیکھنا چاہیے, ابھی کوئی بیان نہیں دینا چاہیے. تو ہمیں اس کو کیپٹلائز کیسے کرانا چاہیے جب ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی راضی ہو گئے اس بات پر؟ تو اس پہ یہ ہے کہ ہمیں, میں نے جس طرح عرض کی کہ اس کے اوپر ہمارے جو ڈوزیئرز ہیں تینوں چیزوں کے بشمول کشمیر, ہمیں یہ پیس میکرز تک پہنچانے چاہیے 2 دن میں بنا کے پہ جانے, تاکہ ان کو پورا علم ہو کہ بھئی کشمیر کا پورا مسئلہ ہے کیا. تو اس وجہ سے یہ ایک موقع ہے
जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है कि असल इशू क्या है, जिससे हिंदुस्तान कतराता रहा है। आज भी उनके एम्बेसडर्स यही कह रहे हैं सारी तरफ कि नहीं जी कोई मसला नहीं, मसला है भाई, अब तो एक बड़े पावरफुल मुल्क के सदर ने कह दिया। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अपने टॉकिंग पॉइंट्स तैयार करें, अपने ब्रीफ्स तैयार रखें, क्योंकि अगर इससे कुछ ना भी निकले, क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरा जोर लगाना है, देख लेना पूरा जोर लगाना है उसके ऊपर कि जनाब इस तरफ ना जाइए, लेकिन एक नादर मौका है जिसमें हम लेकर जाएं। जाहिर बात है उसमें ये नहीं होगा कि सारा कुछ पाकिस्तान के हक में आएगा, हिंदुस्तान भी पूरा जोर लगाएगा। और बैनुल अक़वामी बरादरी याद रखिए कि हिंदुस्तान के साथ जरा ज्यादा सॉफ्ट है। उनका ख्याल है कि इस जंग में जो चीन और अमेरिका के दरमियान जारी है, हिंदुस्तान उनका साथी है और पाकिस्तान जो है वो चीन का साथी है, इसलिए वो डंडी थोड़ी सी वो मारेंगे। लेकिन हमें अपना मुकदमा बहुत चुस्ती से लड़ना होगा, ये इसमें कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के हक में हो, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकती है। बहरहाल एक मौका है और इसके लिए हमें बड़ी होशियारी और चाबकदस्ती से और पूरी सफारतकारी के साथ, पूरे जोर के साथ हमारी क़यादत को ये मुकदमा लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन। मैं इस वक्त ज़ाहिर है एक्स पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, तो इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि जस्ट अ रिमाइंडर, इंडिया रैंक्स नंबर 1 ग्लोबली फॉर डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट अहेड ऑफ यूएस, रशिया, इवन इजराइल। और ये भाई वो कह रहे हैं दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और गवर्नमेंट जो है उसको सबसे ज़्यादा जो डर है वो सच से नहीं बल्कि अपने झूठ का जो उनका एक सिस्टम बना हुआ था उसका, इस पे से जो वो कंट्रोल खो रहे हैं, वो जो पाश हुआ है उसका उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ है। तो भाई अब इंडिया वाले एक चीज़ में नंबर 1 है, झूठ बोलने में वो। और मैं ये देखता हूँ सदफ कि ये जो हार थी ना सिर्फ इनके तैयारों की थी, इनके डिफेंस सिस्टम की थी, बल्कि ये हिंदुत्वा की हार थी, ये इनके जिंगोइस्टिक जर्नलिज्म की, फाशिस्ट जर्नलिज्म की हार थी, ये इंतहा पसंदी की हार थी, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग करके अपने अवाम की जहन साजी करते हैं, वॉर को ग्लोरीफाई करके वॉर पे उनको आमादा करते हैं, ये उसकी हार थी। तो इंडिया की एज ए स्टेट हार हुई है और ये पूरी दुनिया ने देखा है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा है। और हम अभी भी वॉर को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना। हम कभी भी ग्लोरीफाई नहीं करते, ना हम जंग चाहते हैं, हमने हमेशा पीस की बात की है। लेकिन आपने रात की तारीखे में हमारे मासूम बच्चों पर अटैक किया, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप उनकी तस्वीरें अगर देखें, 7 साल 4 साल की उम्र, उनको आपने निशाना बनाया और फिर जीत के आपने जो है शादियाने बजाए, आपने जाकर प्रेस रिलीज़ की कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों को उड़ा कर आ गए हैं। लेकिन वो कौन थे? वो मासूम सिविलियंस थे, वो ख़वातीन थी, वो ये प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, ये पाकिस्तानी वो बच्चे जिनको आपने निशाना बनाया। और फिर आपने कहा कि जी हम मज़ीद जो है वो अटदर्मियाँ जारी रही, फिर मज़ीद आपने पाकिस्तान पर हमले किए। तो फिर पाकिस्तान ने जब बदला लिया तो बताया कि बदला जो है वो होता क्या है। और बीजेपी की इंपीरियलिस्टिक डेमोक्रेसी है जो मुझे लगता है कि उसका ये आखिरी सांसों पर अब चल रही है। बीजेपी हैज़ लॉस्ट द मैंडेट, आई बिलीव सो, क्योंकि जो इंटरनल वॉइसेस है ना अब वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। हमने देखा कि जब इनका मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था उस रात काफ़ी इंटरनल वॉइसेस आई, स्पेशली फ्रॉम पीपल लाइक सोनाक्षी सिन्हा, अगर मैं बात करूँ, परिणीति चोपड़ा की बात करूँ, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि ये क्या, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, बट ये क्या आप मौकरी दिखा रहे हैं। जब ऑन करो आप चीखें मार रहे होते हैं और आपके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, आपके नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आप बैठ के झूठ ऐसे सफाकियत के साथ और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि आप सलाम है भाई आपके झूठ बोलने की सलाहियतों को। भाई क्या कह सकते हैं। चलें जी, अब ये सारी जो सूरत हाल बनी है, अब ये मामला जो है, अब ज़ाहिर है इस अभी बहुत कुछ होना है सारी सूरत हाल में, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है वो सस्पेंड हुआ है, उसको जो है बहाल दोबारा करवाना है और बहुत सारे इशू हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कश्मीर की बात भी कर दी है। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिफा भी करते हैं और सफारतकार भी रहे हैं, डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमने हर महाज पे इनका मुकाबला किया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारी फ़ौज हो, चाहे हमारे पब्लिक का जज्बा हो, या फिर हम सिफारती सतह पर बात करें, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, जिस तरह अब इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और हमें इंडिया पर जो है एज हासिल हो गया है, इसको हमें मज़ीद कैसे यूटिलाइज़ करना है अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए, अपनी पोजीशन बताने के लिए, हमारे साथ जो इंडिया करता आया है वो ज़्यादतियाँ बताने के लिए।
دیکھیں غلطی انڈیا نے یہ کی ہے کہ ہمارے قوت بازو کو اس کو اندازہ نہیں تھا. ہمیں اس نے سمجھا کہ ان کے قوت بازو جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ انڈیا 10 گنا زیادہ بجٹ رکھنے والا ملک اس سے کوئی مقابلہ کیا جا سکے. اور دنیا کو بھی وہ یہی بتلاتا تھا کہ میں علاقے کا چودھری ہوں, امریکہ کے ساتھ میرے 7 کے قریب ڈیفنس کے سے متعلق ایگریمنٹ ہیں, تو میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ جس کو چاہوں اپنی ہیجمونی دکھلا سکوں. اور وہ امریکہ نے تو اس کو ظاہر ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ کے لیے اتنا زیادہ قوت بخشا تھا, جو کہ انڈیا اب امریکہ پر بھی آشکار ہو گیا ہے کہ اس کی قوت جو بخشی تھی وہ کہاں جا کے ایک دم ہوا اس کی نکل گئی. تو اب ہوا یہ کہ پہلی بات تو کہ ان کا جو غرور تھا, جو زوم تھا, وہ ٹوٹا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہر جنگ کے بعد اور ہر قوت بازو آزمانے والے دشمنوں کو جب آشکار ہو جائے, جب یہ بات عیاں ہو جائے کہ بھائی دوسرا سامنے والا فریق آپ سے چھوٹا ہی ملک صحیح, آپ سے کم آبادی والا ملک صحیح, جذبوں میں بہت آگے ثابت کر دیا ہے, وہ اپنی ٹریننگ اور اپنے جو ہتھیار اور اوزار اور جہاز کو استعمال کرنا جانتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ دیکھیں گی آنے والے دنوں میں کہ دنیا کی جو ڈیفنس فیکٹریز ہیں جو جہاز بناتے ہیں اور اکوپمنٹ بناتے ہیں, پاکستان کو کنسیشن پہ دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ اس کو صحیح استعمال کرو آئندہ آنے والے کسی وقت میں, تاکہ ہماری مارکیٹنگ اور ہماری شان بڑھے کہ ہماری رافیل جیسا جہاز جو دنیا میں وہ کرتا تھا, یہ دعویٰ کہ رافیل آج تک نہیں گرا ہے, تو وہ اپنی تربیت کی وجہ سے انڈیا میں جو اس نے مار کھائی ہے اور جس کی وجہ سے سٹاکس گر گئے ہیں, وہ ماتم کر رہے ہیں فرانس کے بھائی ہم نے کن کو دے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو جی جمیل صاحب لائٹر نوٹ کے اوپر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آئی نو اٹس ٹو سون ٹو آسک, بٹ اس دفعہ ہم چائے پلا رہے ہیں کسی کو؟ اس دفعہ ہم نے چائے وہاں بھیج دی ڈرم کے حساب سے, تاکہ وہ ڈرم میں سے چائے پئیں, کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو جو وہ گرے ہیں اور جو ان کے جہاز اور ان کے جو ایئر بیسز ہیں اور ان کے امونیشن ڈپو دیکھیں, S-400 ابھی رشین بھی ماتم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو دیا ہے دنیا کا یہ بالکل مایا ناز قسم کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے, یہ تو پورے S-400 اور یہی تباہ ہو گیا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, ٹھیک ہے. وطن عزیز کے تمام اہل وطنوں کو اور میرے عسکری اداروں کے خاص طور پر فضائی اور بحری اور بری فوج کے افراد کو یقیناً سلام اور سلوٹ کر پیش کر دیا پرائم منسٹر نے پوری قوم کی طرف سے. لیکن جو انہوں نے ہماری عزت و وقار اور ناموس و تکریم بڑھائی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا مقام درجہ بندی کے لحاظ سے دنیا کی نظروں میں بڑھ گیا. اب جب آپ کی درجہ بندی کے نظام سے دنیا کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھ جائے تو پھر آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. اب جو ڈائلاگ کل ہونا ہے 12 تاریخ کو, اس ڈائلاگ میں آپ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے اب امید ہو گئی ہے کہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ بتائی, جو اس سے پہلے ٹویٹ آئی, جو ان کے JD وینس نے پہلے کہہ رہے تھے دونوں برابر کے ہمیں کیا تعلق, ان سے جو کرنا ہے کرتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو توازن بگڑ رہا ہے, ہماری ساکھ بگڑ جائے گی, ہم نے اتنا مضبوط کیا ہے انڈیا کو, اتنا زیادہ ہم نے قوی بنا کے, چودھری بنا کے, اسٹرنگ آف الائنس کا سب سے بڑا ہم نے کردار اس کو کھڑا کیا ہے, اور اب اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ قوت, اور پھر چائنا کی اکوپمنٹ ٹیسٹ ہو گئی ساری. چائنا کا ایک سبقت آ گیا. چائنا کے اسٹاکس جو جن کمپنیوں نے ان کے ساز و سامان بنائے ہیں, خاص طور پہ JF-10 اور JF-17 کی اسٹاک ایکسچینج میں وقت بڑھ گئی. اور اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بناتا ہے جوائنٹ اس سے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کتنے بکیں گے ابھی یہ JF-17 دنیا لے گی. اور جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں, اور بھائی سلام ہے آپ کو بھی اور پوری ایئر وائی کی ٹیم کو, جس طرح آپ نے دن رات جاگ کر بھارتی پروپیگنڈے کو, جارحیت کو جس طرح بے نقاب کیا, چاک کیا. وسیم بھائی کی بات کروں, آپ کی بات کروں, اچھا اس کے بعد جتنی ان کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر میمز اور کلپ وائرل ہو رہے ہیں, اور ہماری ساری ہمارے کیمرہ مین سے لے کے
ہمارے PCR میں پینل پروڈیوسر ایوری ون یعنی کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا چائے ہمیں دینے والے اسپاٹ بوائے سارے لوگ ڈرائیورز سیکیورٹی گارڈ سب نے جس طرح کہتے ہیں نا نہ وقت دیکھا نہ ٹائم دیکھا اور جتنی جافشانی سے ڈیڈیکیشن سے کام کیا. یہ آپ سب کا جو ہے ہماری ٹیم کا اور پورے آربائی کا یہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہے اور ہم نے دشمن کے ہر جھوٹ کو بے نقاب کیا کیونکہ ہماری جاب یہ ہے کہ ہم آپ تک رائٹ انفارمیشن پہنچائیں, حقائق پہنچائیں, فیکٹس آپ تک پہنچائیں. الحمدللہ ہم اس میں سرخر ہوئے اور ہم نے نہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے وار مونگرنگ کی نہ ہم نے وار کو گلوریفائی کیا. یہ ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے, ہم نے سچ آپ تک پہنچایا. آپ دیکھیں پورے آپ نے اس سارے دور کے اندر نہ ہم نے کوئی غلط لفظ کا استعمال کیا, نہ ہم نے کوئی غلط جملہ بولا. ڈیسنسی اپنی صحافتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کام کیا. اور آپ انڈین میڈیا کھول کے دیکھیں, آپ ان کی پریس بریفنگز دیکھیں, آپ کو ہر جگہ ARY کا کلپ نہیں نظر آئے گا کیونکہ ARY نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کے جھوٹوں کے اوپر سے پردہ ہٹانے کے. اور نہ ہم کہتے ہیں نا جس طرح انڈیا والے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہ ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, لگ رہا ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کی کسی ٹیم میں بالی ووڈ کی کسی فلم میں کام کر رہے ہیں. ایک فکشنل امیجنری سٹوریز آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تو پورا پاکستان ہی فتح کر لیا تھا اپنے امیجنیشن میں. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر کہ جو بحری جہاز لاہور پہنچ گیا نا, لاہور پورٹ کو انہوں نے فتح کر لیا نا صدف, مجھے وہ دکھ نہیں جائے گا. اور ملتان پورٹ مطلب میں نے کیوں نہیں دیکھا آج تک ملتان پورٹ. اور جو فیصل آباد میں پورٹ ہے وہاں میں نے سنا پرانز بڑے اچھے ملتے ہیں. ہاں اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ ان کو ہم نے بھرپور جواب دیا ہمارے میڈیا نے, میں ان کو نا ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں فراز صاحب سے معذرت کے ساتھ. میں ایک اور شعر آ رہا ہے کیجئے. ان فضاؤں سے دوستی اچھی نہیں بھارت, ان فضاؤں سے دوستی اچھی نہیں بھارت, کچے تمہارے پائلٹ ہیں کچھ تو خیال کرو. کیا بات ہے, کیا آج تو سائم چھا گئے بھائی, شعر پر شعر آ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا یہ بھی بڑا ایک موقع کی مناسبت سے شعر آ رہا ہے. اور انڈین میڈیا کی کیا ہی بات ہے, پائلٹس تو بھائی بس جیسا میڈیا ویسے پائلٹ. اور جس طرح انہوں نے جہاز گرانے کی مثال قائم کی, سوچے رافیل کمپنی جو ہے وہ اب سوچ رہی ہے کہ بھائی وہ ڈوب گئے, بھائی S-400 والی جو کمپنی ہے رشیا کی ٹیکنالوجی ڈوب گئی, پھر ڈرونز اسرائیلی ڈرونز وہ ڈوب گئے. پھر اب کیا ہونا تھا. اب یہ ڈرونز اور ویپن وغیرہ خریدنے سنڈے مارکیٹ جایا کریں گے کیونکہ ان کو انٹرنیشنل برادری تو کچھ دے گی نہیں. اور کچھ سوچنے بھائی اب ان سے ڈیل کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں کہ پہلے اپنے پائلٹوں کو بھائی ٹریننگ تو دے دو کہ جہاز کیسے اڑانا ہے. آج جو پاکستان کو فتح اللہ تعالیٰ نے جس فتح سے نوازا ہے الحمدللہ, اس کے حوالے سے پورے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی, لاہور اور ہم جی کہاں پر, اسلام آباد آپ کو لے کے جا رہے ہیں, دکھاتے ہیں عوام میں کیا جوش و خروش ہے, کیا جذبہ. اینڈ آئی ایم سو سرپرائز کیونکہ اسلام آباد والوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ جلدی سو جاتے, وہ نہیں سوئے ان دنوں, وہ بھی نہیں سوئے اور انہوں نے روایت ریت توڑ دی. اور دیکھیں جی پبلک کیسے مختلف شہروں میں جشن منا رہی ہے, اظہار تشکر کر رہی ہے, اپنی فوج سے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ جی کراچی سے افضل موجود ہیں, افضل خان موجود ہیں, الماس خان لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, اور زینب علی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. سب سے پہلے جی چلتے ہیں زندہ دلانے شہر لاہور, کیونکہ لاہور پہ بڑی نظریں رکھتا ہے بھارت, اور وہاں پہ تو ناشتہ کرنے آتے ہیں. ہم نے تو بھائی چائے اور ناشتے سب وہیں بھجوا دیے. یہ الماس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, لاہور اتنا ان کی نظروں میں رہتا ہے, بار بار یہ بات کرتے ہیں. یہ آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لاہور پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتا دیں بس, اور کتنے جہاز ہیں لاہور پورٹ کے اوپر, اور یہ جو اتنا بار بار لاہور کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے لاہور کے ساتھ ان کی؟ سائم, سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارک دوں گا پورے پاکستان کے ساتھ کہ بھارت کی ہوئی جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے. آپ سب کو مبارک ہو. اور لاہوریوں نے تو یہ آج اظہار تشکر کے لیے صبح اپنے بیوی بچوں کے بغیر اپنے دوستوں میں یہاں پہ اکٹھے ہو کے ناشتہ کرنے آ گئے. بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں رقص ہو رہا ہے, فوڈ اسٹریٹ اپنے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں بالکل لاہور کی مشہور ترین یہ فوڈ اسٹریٹ ہے. اور یہاں پہ جو میری لاہوریوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک ملک کے خلاف جنگ نہیں جیتی, 3 ملکوں کی ٹیکنالوجی جو رافیل ہیں وہ فرینچ تھے, اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی, اور اس کے بعد S-400 رشین ڈیفنس سسٹم, اس کو مات کیا ہے پاکستان نے. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ایئر فورس نے کمال کر دکھایا. لاہوریوں کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ انہی کے تاثرات پوچھ لیتا ہوں. ہمارے ساتھ یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں, بٹ صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں. بٹ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے, میں نے ابھی دیکھا کہ اچھا خاصا کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے میٹھا بھی خاصا کھا لیا. پہلے تو ہمیں بتائیے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کا جو لیتھل کمبینیشن تھا
वो कैसा रहा 4 मुल्कों की फोर्सेस की? जिस मुल्क की फौज के पीछे 24 करोड़ जान देने वाला बंदा होगा ना, उनकी ताकत वैसे ही 50 गुना हो जाती है। ये ईमान की ताकत है। हमने ये खाना जंग वाले दिन भी खाया। जिस दिन हमें खतरा था कि रात बम लगने हैं, मस्जिदों में ऐलान हो गया, पूरे महल्ले की लाइटें बंद हो गई। मैनू 5 मिस्ड कॉल आई, मैं फोन कर कहता भाट साहब तुसी सानू ना मारो, लाइटां बंद कर दो। ठीक है ना। तो हमने उस दिन भी खाना किया, पार्टी की है। पार्टी हमारी रोटी वाली होती है। अच्छा। हमने जंग के दौरान रोज रात बाहर निकल के खाना खाया। ये वो कौम है जिसका ईमान है कि ये जान अल्लाह की अमानत है। और हमारे फौजियों और हमारे जवान स्क्वाड्रन लीडर जो है सारे जिन्होंने जहाज उड़ाए ने, उनका ईमान हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। वो कुरानदाजियां कर रहे हैं कि किसने डेथ स्क्वाड में जाना है। वाह। इस कौम के साथ 3 कौमों का मुकाबला नहीं था, इस कौम के साथ कुफर का मुकाबला था। ये कौम पूरी दुनिया में इस्लाम की रियल रिप्रेजेंटेटिव है। इन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की है कि अमन रहे, ये रिटेलिएट ना करें। और आप देखें उनका जज्बा देखें कि जिस मस्जिद में हमारी मस्जिद मुजफ्फराबाद शहीद हुई है, उस पर जो आयत लिखी हुई थी, सीसा पिलाई दीवार का आखिरी लफ्ज़ उसने इसका मोटो रखा है। सारी कौम ने तहज्जुद से फजर तक नमाज पढ़ी है। सारी कौम ने, उस कौम को पता था कि सुबह इन्होंने रिटेलिएट करना है। वो साढ़े जनरल साहब ISPR वाले, वो जो आखिरी बारी गए ने तो उन्होंने कागज घुमाता है। तो मैं अपनी वालदा नू भी क्या सना, मैं जी नमाजा से बह जो काम शुरू होने लगा तो कल शायद साढ़ ना होवे। तो अल्लाह अकबर। तो ए कौम किसी कौम को नहीं डरदी। बिल्कुल ठीक है जी। ए कौम जड़ी है ए बेसिकली ड्रोन लैके मोटरसाइकिलों ते भज गई है। बिल्कुल। भट्ट साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब अच्छा सदफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस कौम का ये जज्बा होगा ना कि जंग पे जा रहे हैं तो हम अगर मर गए तो शहीद, वापस आ गए तो गाजी, जिस कौम का ये जज्बा होगा तो वो उसकी 3 मुल्कों की टेक्नोलॉजी और चौथा बुज़दिल दुश्मन, वो पाकिस्तानी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी ये भट्ट साहब को जिसने ये खाना पेश किया है, ये नौजवान मेरे साथ खड़ा है, इसके जरा तासुरात में सुनना चाहूँ। भाई सब बड़े बेचैन है अपने तासुरात बताने आर्मी ने जो एक्शन लिता है, साडी पाकिस्तान आर्मी ने भी शुक्र है, नफरान पड़े, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सैल्यूट कर रहे हैं भाई लाहौर में इस पाक फौज को, हमारे जवानों को, हमारे शाहीनों को। अलमास बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहेगा। एंड आई लाइक द वर्ड कि जी हमारी पार्टी जो होती है ना वो रोटी वाली पार्टी होती है। यस भाई, जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त यौम तशक्कुर मना रहे हैं और पाए खा रहे हैं और दिलों वाले कुलचे तिलों वाले खा रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद में ज़ैनब अली हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, ये बताइएगा कि ये जो इस्लामाबाद रावलपिंडी फतह कर लिया था इंडियन मीडिया ने, तो आप इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं, किस मकाम पर हैं, और आपके आसपास जो इंडियन तैयारे हैं, जंग जो जहाज़ हैं, वो मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, इसी तरह अभी इस्लामाबाद में भी थर थर काम के यहाँ पर नाश्ते किए जा रहे हैं और सही तरह लरज लरज कर यहाँ पर बिल अदा किए जा रहे हैं और लोग जो है यूं तशक्कुर मना रहे हैं। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंडियन मीडिया हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद जो है बिल्कुल उनके कब्जे में आ गया है, जबकि यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि आज तो लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों से हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि हम जो है अमन पसंद कौम है, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई लड़ाई शुरू करे तो हमें लड़ाई ख़त्म करना भी आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आवाम जो है वो पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हैं और वो अपनी आर्मी से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं और एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। यानी कि इस्लामाबाद में भी भाई सुबह सवेरे नाश्तों का सिलसिला जारी है और ये नाश्ते नहीं है बल्कि हम जश्न कहते हैं ना मना रहे हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा आपकी क्योंकि अच्छी बनती है तो दोस्त यार बैठे हुए हैं, उनके साथ जश्न रात गए तक ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। और ज़ैनब हमें इस्लामाबाद से बता रही थी और मैं कह रही थी ना कि जब खबर आई थी कि इस्लामाबाद पे जाएगा, हमने देखा इस्लामाबादी भी बाहर निकल आए थे। वो पब्लिक हमारी ऐसी है जहाँ पर आप उन्हें कहो कि ये अटैक हो रहा है वहीं पहुँच जाते हैं और वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। तो
मुझे जल्दी से अब आप कराची ले कराची चलते हैं जी। कराची की पोर्ट पे तो हम जब सुन रहे थे इंडिया वालों ने फिक्शनली अटैक कर दिया था, तो उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे प्रॉन्स खाए जा रहे थे, बल्कि ये फैसला नहीं हो पा रहा था रात 3 बजे के फिश खाए जाए या प्रॉन्स खाए जाए, ग्रिल्ड खाए जाए या बिरयानी खाई जाए। तो अफजल जरा हमें बताइएगा कराची वाले किस तरह सुबह का उन्होंने आगाज किया, यौम तशक्कुर कैसे मनाया, रात गए, बड़ा जश्न रहा कराची में। जी बिल्कुल, रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो शहरी हैं उन्होंने भारतीयत के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान ने जो मुँह तोड़ जवाब दिया था उस पर जश्न मनाया और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और फ़ख्र का इजहार कर रहे थे। आज भी कराची के अंदर यौम तशक्कुर के मौके पर मुख्तलिफ मकामात से जो है वो मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली जाएंगी और पाक फ़ौज के हक़ में जो है वो पाकिस्तानी परचम को बुलंद किया जाएगा। अगर बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग में अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी की तो घरों के ड्राइंग रूम हो या घरों से बाहर किसी होटल पर नाश्ते की टेबल, हर जगह पर शहरी जो हैं वो पाक फ़ौज की जो पेशेवराना महारत है उसकी दाद दे रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से दुश्मन मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे ये उन्हें पता चला है कि उनकी फ़ौज नाकाबिले शिकस्त है। और इस हवाले से कुछ शहरियों के साथ भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप, पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है भारत के साथ? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है वो फ़ौज के ऊपर ही काम किया और हमारी आर्मी एक बहुत स्केल पर है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मैं ये बोलूँगा कि पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को और होपफुली जो है वो हम इंशाल्लाह मतलब इनको बिल्कुल ना तबाही बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, जो अवाम है उनका जो मोराल है वो बुलंद है। उनका कहना है कि इस जंग के दौरान उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो दुनिया के अंदर पहले नंबर पर हैं और उनका जो दिफा है वो महफूज हाथों में है, इसीलिए वो अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और शहरियों का मोराल भी बुलंद है। उनका कहना है कि भारत ने बहुत जल्द जो है वो सीज फायर के ऐलान पर जो है घुटने टेक दिए और ये उसके हक में बेहतर था। रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रम्प से कि भाई रोको पाकिस्तानियों को किसी तरह और मार बर्दाश्त नहीं कर सकते, मार बर्दाश्त कर सकते हैं हम। और थैंक यू सो मच अफजल, ज़ैनब और अलमास हमारे साथ थे। तो ये हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरीके से कहते हैं यौम तशक्कुर मना रहे हैं, खुश हैं। आप इनका जज्बा ईमानी देखें और जाहिर है कहते ना हम आपको ये हमेशा से कहते थे कि हम रात को चैन की नींद सोते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी फ़ौज चाहे वो बर्री हो, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो फ़ज़ाई फ़ौज हो, वो हमारी हिफाजत कर रही होती है। और ये आपने देख भी लिया कहते ना। और साई में से मैं ये सोच रही थी स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन की, मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो हमने क्या क्या नहीं देख लिया। हमने देखा जी इंटरनेट से पहले का दौर, मोबाइल फ़ोन से पहले का दौर, फिर फ़ोन आ गया, फिर टेक्नोलॉजी आ गई, फिर पेंडेमिक भी आ गया, हमने जंग भी देख ली। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या देखा। कोविड भी देख लिया हमने। मैं स्कूल में था तो ज़लज़ले बहुत आते थे, मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कोविड आ गया, मैं नौकरी शुरू की है तो अब जंग छिड़ गई, जंग खैर ख़त्म हो गई। अब मुझे लगता है कि मेरी शादी के टाइम दज्जाल ही ना आ जाए बस मुझे ये तो। लेकिन शादी का जो मसला है ना, मैं आप कुछ करूंगी, मैं आपके लिए कोई लड़की देखती हूँ लेकिन यस लेकिन अच्छा हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी ना। इस पूरी जंग में हमने देखा कि जहाँ पर हमने भारत को मैदानों में अफवाज ने आपस में इनको लड़के इनको शिकस्त पजीर किया, मतलब मैदानी जंग के अंदर, फिर फ़ज़ाई जंग में, फिर इनको हमने मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने इनको मात दी, मीम्स में, डिजिटल मीडिया की बात करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है साइबर वॉरफेयर। भाईजान साइबर वॉरफेयर के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी। पाकिस्तान ने से साइबर जंग में वो मार्का सर कर दिखाया जो दुनिया के लिए हैरत अंगेज और दुश्मन के लिए तबाही की लामत मारा भी उन्हें जो अपने आप को इस फील्ड में चीता समझते थे और अपनी बढ़तरी बताते थे। तो इस मैदान में भी भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया और पाकिस्तान ने साइबर जंग में वो मार्का सर किया कि दुनिया भी हैरान है। और पाकिस्तान साइबर फोर्स ने बर्क रफ्तारी से इनके जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कारी ज़रब लगाई, भारत के सिस्टम्स बैठ गए, पूरा मुल्क साइबर अंधेरों में यस अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो सिस्टम्स थे वो बैठ गए, पूरा मुल्क साइबर के अंधेरों में डूब गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक की अगर बात की जाए, वहाँ बिजली तंसीबात पर हमले से दर्जनों ग्रिड स्टेशंस बंद कर दिए गए। बंद किए किसने? हमारे साइबर वॉरफेयर के अंदर। अच्छा फिर मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की जो नॉर्थ कमांड को निशाना बनाया गया, 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक कर लिए।
पाक साइबर फोर्स के जवानों ने भारतीय फौजी सैटेलाइट्स को जाम कर दिया। अब आप सोचें कि हैरान होंगे, वो परेशान होंगे कि हम पर कहां से अटैक हो रहा है, हमारे पर टेक्नोलॉजी से अटैक हो रहा है, ऊपर से अटैक हो रहा है, जमीन से अटैक हो रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी थी कि भारतीय फौजी सैटेलाइट्स को जैम किया, जिनमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी शामिल थी। अब सोचें, बिल्कुल ही राब्ते कट गए। अच्छा, उसके बाद बताता हूँ ना मैं आपको और क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, जो भारतीय वज़ीर आज़म है बीजेपी, उनके ऑफिशियल पेज और अहम दिफाई इदारों समेत दर्जनों वेबसाइट्स हैक कर डाली और हैक शुदा डेटा को डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया। सीरियसली? अब जिस तरह इनके ड्रोन्स के और तैयारों के जो स्ट्रैप है वो पाकिस्तान में फॉर सेल है, तो अभी ये भी पाकिस्तान में जो आई डोंट नो उन साइट्स को क्या कहते हैं जहाँ पर आप जाके परचेजिंग मार्केट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ये 2,000 में जो है ना तस्वीरें लग गई हैं, 2,000 में हमसे रब्ता करें, स्क्रैप आपको मिल सकता है। ये ड्रोन्स की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई पाकिस्तानियों को आप इसमें नहीं हरा सकते। तो ये जो साइबर अटैक किया गया, इसने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। अब सोचें, जब आपके कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं वो मुतासर हो जाएं और आपकी जो बिजली है वो मुतासर हो जाए और उसके बाद कोई चारा नहीं रहा, तो मैं तो उस वक्त जो पैनिक था ना इंडियन मीडिया चैनल से, वो देखकर बड़ी महसूस हो रही थी। नहीं, लेकिन ये तो कहते थे कि इनके पास बड़े बड़े हैकर्स हैं, इनको तो बड़ा तकिया था अपनी हैकिंग स्किल्स के ऊपर, और आए दिन जी इस तरह की हरकतें करते रहते थे। इन्होंने हमारे ऊपर साइबर अटैक पहले लॉन्च किया। देखें, फिर वही बात वहीं पर आ जाती है कि हमने आपसे कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। आपने जिस मैदान में हमें आजमाने की कोशिश की, वहां उस मैदान में आपको हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इतनी मार खाई है, फिर भाग के डॉनी के पास गए। the role Donnie played in all this मुझे वो क्लिप याद आ गया। डोनाल्ड ट्रम्प फिर उसके पास गए, उन्होंने फिर सालची का किरदार अदा किया और फिर उसके बाद ये हमने देखा कि पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। एक चीज मुझे बताएं, अब आई एम जस्ट वंडरिंग, अब जो बॉलीवुड है उसके पास कंटेंट क्या होगा, कितना झूठ बेचेंगे अपने अवाम को, क्योंकि इनके जो है ना, इनकी फिल्म्स ही यही होती हैं, हमेशा पाकिस्तान को दिखाते थे जी इनका दुश्मन है, और उसके बाद ये इनके जो पता नहीं कौन कौन से एक्टर्स हैं, वो एक बंदा आता था पूरे पाकिस्तान को हिला देता था। ये देखें, आपको इस फिक्शनल दुनिया से निकलना होगा। कल हमने आपको 2-3 दिनों में जो रियलिटी चेक दिया है ना, आपको उस बॉलीवुड के इफेक्ट से निकलना होगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे, तभी आपके पायलट कुछ कर सकेंगे। हो सकता है वो भी वेट कर रहा हो कि हमारी बॉलीवुड का कोई हीरो आए और फाइट करे। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये जो एक बबल है ना आपने क्रिएट किया हुआ अपने इर्द-गिर्द, फिक्शन का, इमेजिनेशन का, ख्वाबों का, झूठ का, ड्रीम्स का। खैर आपके ड्रीम्स तो हमने नाइटमेयर्स में तब्दील कर दिया और उस पर हमें बहुत फख्र है। एंड आपने रात के अंधेरों में चोरों की तरह हमला किया, डरते क्या पता वहाँ पर माँ ये कहें कि बेटा सो जाओ, F-17 आ जाएगा, F-17 आ जाएगा, F-17 आ जाएगा, J-10C आ जाएगा, PL-15 आ जाएगा। बट ये है कि बहुत हजीमत का सामना किया इंडियन मीडिया ने। और इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें तो अब नज़र नहीं आ रहा वो जोशो खरोश, वो चीखें, वो पाकिस्तान में घुस गया, पाकिस्तान में घुस जाएंगे, वो अब नज़र नहीं आ रहा। अब ज़रा हौसला हो गया है। बिल्कुल। तो ना जो ये फेक न्यूज़ भारतीय मीडिया का अब एक डरावना ख्वाब उनके लिए बन गई है, उनकी फेक न्यूज़ जो है वो उनके गले पड़ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। अब जो ये जो चैनल है जो ये सारे काम कर रहे थे, इनका स्क्रिप्ट एक ही था। तो अब जो भारतीय मीडिया है वो आलमी सतह पर इतनी उनकी रुसवाई हो रही है, इतनी उनकी बेइज्जती हो रही है, शदीद बौखलाहट का भारतीय मीडिया हमें शिकार नजर आता है। रिपोर्टर्स जो हैं फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अगर आप उनकी बात सुने ना तो इट विल नॉट मेक सेंस, बेरब्त बोल रहे हैं। ये हम सुनवा सकते हैं। कंट्रोल रूम में जी हाथ पांव फूल गए और भारतीय मीडिया की स्क्रीन पर भी अब कहते हैं ना वो सच बोलते हुए भी उनकी जान जा रही, लेकिन आपको झलक दिखाते हैं कि वो क्या रहा था। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that. भाई गजाली की तो बस ही हो गई। मैं एक दफा पहले कहते हैं अपडेट दो, फिर कहते हैं फेक न्यूज़ चलवा दी, उससे आगे नहीं बोल सकता। उससे आगे बीप चली थी, वो हमने आपको बता सकते हैं। ये तो भाई ये इनके चैनल पे हो रहा था, इन पे इतना प्रेशर था कि कोई अपनी कामयाबी बताएं, कुछ भी बता दें, कोई अपडेट दे दें, फिर उसने कहा देखें फिर आप कहोगे फेक न्यूज़ दे दी है। तो फेक न्यूज़ पर ही इनका बयानिया चल रहा था।
फेक न्यूज़ पर इनका मीडिया चल रहा था, इन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खत्म कर दी है। तो इंडियन मीडिया कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो गई। मैं तो कहूँगी सर्टिफाइड झूठे हैं। बड़े बड़े इनके सहाफ़ी बरखा दत्त की मैं बात करूँ तो उनकी बात पे कौन यकीन करेगा। उनकी टाइमलाइन अगर आप जाकर उठाकर देखें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के हर शहर पर अटैक करवा दिया था और बाद में माफी तक नहीं मांगी। माफी तक नहीं मांगी। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा एंड गुड मॉर्निंग एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। शहरी साहिबा, ज़रा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी जो भारतीय मीडिया का किरदार था इस पूरी जंग के अंदर, जो इन्होंने किरदार अदा किया जिसमें इन्होंने जल्दी के ऊपर तेल डालने की भरपूर कोशिश की, अर्नब गोस्वामी की बात की जाए, फिर हम देखते हैं अंजना, रूबिका, चित्रा, बरखा, ये सब पूरी रात बैठ के शादियाने बजाती रहीं और मिस इन्फॉर्मेशन के और उसके बाद झूठों के, और बरक्स इसके पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार प्ले किया, जो रोल प्ले किया जिम्मेदारी का और सच्चाई दिखाई आप अपने व्यूअर्स को, आप कैसे देखती हैं सब सूरत हाल को? जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी और आपके व्यूअर्स को। बहुत मैं आपको 2 मिनट सुन रही थी तो मुझे भी हंसी आने लगी कि देखिए किस तरह ये हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने आप को बिल्कुल अपनी साख को मिट्टी में मिलाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, जो कहीं दुनिया में नहीं होता। जो आप लोग तो अपने आप को सुरखरू कर चुके हो अपनी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल फैक्ट चेकिंग के साथ। इन्होंने ना फैक्ट चेकिंग की, मुझे लगता है कि फैक्ट चेकिंग तो दूर की बात है, इन्होंने एक मन घड़त नैरेटिव बनाया, उसको आगे ले जाते रहे। और जैसे आपने कहा कुछ लोगों ने तो और बड़े बड़े मकबूल एंकर्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे शहर तबाह कर दिए। तो ये देखिए किस लेवल का वो मुल्क किस बात पे, देखिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है, उसको रियासत का एक हिस्सा, एक सुकून कहा जाता है, क्योंकि बगैर मीडिया की सच्चाइयों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मीडिया रोज एक मतलब कभी कभी हो जाता है, देखिए आपके चैनल से हो जाए, आपके मुंह से कोई बात निकल जाए, लेकिन ये नॉर्म नहीं होता, ये डे टू डे सिचुएशन नहीं होती। और उन्होंने नॉर्म सेटिंग की है जंग के दौरान कि वो बिल्कुल अब जो भी खबर निकालेंगे वो या तो गुस्से और जलालियत से भरी होगी, एंड अनअट्रैक्टिव जलालियत, और दूसरा वो फैक्ट से और हकीकत से बिल्कुल दूर जाके आपको ले जाएंगे, अपनी मर्जी का अपनी सोच में ले जाएंगे, जो मतलब आप ये नहीं समझ सकते ये ख्याली पुलाव बना के आपको पेश कर रहे हैं खबरों की तरह। खबरों का एक इंटेग्रिटी होती है जो उन्होंने बिल्कुल तोड़ दी। अब जब वो कुछ ऑफर करते हैं, उनकी आवाज़ पूछेगी और गुस्से से पूछ भी रहे हैं उनके लोग कि ये क्या आपने हमें सीख किया था जी, आपने तो कहा था पाकिस्तान तो आधी रात लगी आपको बिल्कुल फ्लैटन करने में, ठीक है, बिल्कुल रबल में बनाने में, और उल्टा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उनका। तीसरे दिन के बाद ऑनस्लॉट, हमारे जेट्स गिर गए, क्या हुआ ये सब कुछ, इंडियन एयरफोर्स फ्रैंकली ग्राउंडेड हो गई थी। तो उस पर जब ये उल्टा वार हुआ है और पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी डिटरेंस की नजर आई है, मतलब हतमी तौर पे नजर आई है, और हकीकत में उन्होंने कुछ देखा और टीवी पे उन्होंने कुछ और सुना है, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है जी। और बॉलीवुड फिल्में भी इस तरह की होती हैं, और वो यही चला रहे थे। वो बॉलीवुड और खबर में कोई मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर। शहरी साहिबा, ये तो चले एक जंग के उसमें वो अपनी कुछ विक्ट्री बताने की कोशिश में भी थे, चले इधर अगर ये सोच लें, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमेशा से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। फिर उन्होंने उससे पहले इतने टाइम इन्होंने झूठ का ये बयानिया बनाने के बाद कहा जंग करो, हमला करो, अपनी गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि जाके आप अटैक करें। इन्होंने जंग का माहौल बनाया, तो पूरा मीडिया एक वॉर ग्लोरिफिकेशन में हमें नज़र आया, वॉर मॉन्गरिंग करता नज़र आया। बड़े बड़े सहाफ़ी जिनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी खो दी। तो आपके ख्याल में इनकी पब्लिक इन पर ट्रस्ट करेगी अब? देखिए, पब्लिक जो है वो उनके पास जब टाइम होगा फैक्ट और फिक्शन में से फैक्ट करने का, आम शहरी को नहीं होता, वो आपको ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल। और जब एतमाद का फुकदान होने शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लोग खुद सवाल करेंगे और कहेंगे भाई ये हमें कुछ पेश कर रहे हैं
हमें तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक तो हम समझ रहे थे कि ये पूरा नक्शा ही खत्म बदल चुका होगा, यही इन्होंने झूठ खड़ा था। तो और उन्होंने देखा उल्टा उनके साथ हुआ कि हिंदुस्तान भागता आया सीज फायर के लिए। और देखिए सीज फायर कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं उनकी तरह बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। सीज फायर बिल्कुल पहले दिन से इनको सोचना चाहिए था जंग में किस तरह लेके आए हैं पूरे खित्ते को, और जंग में इन्होंने ढकेला पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 3 दिन रेजिस्ट किया जी, ये बहुत अहम बात है कि इन्होंने जंग में ढकेला पाकिस्तान को। ये आप रोज कह भी रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने 4-5 लोगों को टेररिस्ट बना के जो भी किया, चाहे वो फॉल्स फ्लैग था या इनका सिक्योरिटी फेलियर था। अब जो बात पूछने की है कि कल को ये 5 लोग खड़े कर दें, कोई भी वहाँ टेररिस्ट धमाका हमला हो जाए और ये कहें कि ये जंग का जवाब है, तो ये तो नहीं नॉर्मलाइज हो सकती बात जी। इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर से इक्वलाइज कर दें। ये दोनों नहीं चल सकता ये मामला इस तरह। शहरी साहिबा, इनके हम डेमोक्रेसी के बड़े क्लेम करते हैं, बड़े हम दुनिया की बड़ी जमहूरियत हैं। आप क्या समझती हैं अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरह भारत को अब बेइज्जती का सामना इंटरनेशनल मीडिया एक्सपोज कर रहा है, CNN के निक रॉबर्टसन बता रहे हैं कि भारत ने कैसे घुटने टेके और कहा डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से कि रोको किसी तरह पाकिस्तान को, और भी बहुत खबरें आ रही हैं। इनकी अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल सदफ, आपने सही सवाल पूछा। अपोजिशन को फौरी तौर पर सोचना चाहिए कि खुद एहतसाबी इनके मुल्क की, इनकी रेजीम की उनसे ही शुरू होगी, क्योंकि मीडिया को तो आपने सीख लिया है कि जी वो लिखा पढ़ा के उनको जो पता है वो ही करते हैं, बल्कि उससे आगे 10 हाथ चले जाते हैं। तो उनकी अब साथ ना क्रेडिबिलिटी नहीं, तो अब अपोजिशन के सिवाय 2-3 आउटलेट्स के जो इन्होंने बैन किए हुए, और सच को के दरवाजे ताले तो उन्होंने वैसे ही लगा दिए हैं। सच पे सारे बैन, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान सेंसरशिप का सामना कर रहा है। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के वेबसाइट पर पाकिस्तान की रिपोर्टिंग वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। वो अपने आप को इस वक्त फतह की मुबारकबाद दे रहे हैं, इतना झूठ वहाँ गढ़ा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से। फिर देखो, मैं कहूँगी दुनिया गोल है, ये बातें 1 हफ्ते में उनको सारी आया हो जाएंगी, जो होते होते पहुँच जाएगा। और अपोजिशन पूछे ये सवाल कि जी आपने किस जंग में हमें घसीटा और क्या आपको क्या खोया आपने और क्या पाया? तो पाने में तो उनको जी 0 मिला है ना। शहरी साहिबा, आपका भी मीडिया से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है। एक चीज़ का क्रेडिट तो इंडियन मीडिया को देना बनता है कि दे हैव इन्वेंटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म व्हिच इज़ कॉल्ड फिक्शनल जर्नलिज्म। अब आपसे सवाल मेरा आपसे बेसिकली ये है कि अब डिप्लोमेसी होगी, अब टेबल टॉक होगी, अब डायलॉग होगा, और उस पर 2 चीज़ों पर बड़ी अहम बात होगी। एक तो मसला कश्मीर पर होगी, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हर साल 2 साल 3 साल बाद मार खाने के लिए आ जाते हैं वो होगी। तीसरी चीज़ होगी इंडस वाटर ट्रीटी। क्या देखती हैं आप, कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको कि भारत इसके अंदर जो है वो मुजाहरा करेगा एक अज़्म का, या फिर वो भाग जाएगा एज ऑलवेज? जी देखिए, इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल है वो इस वक्त शौक में है कि पाकिस्तान ने उस पर इतना लंबा जवाबी हमला कैसे किया। वो 12 घंटे ही चला और 12 घंटे में उनके 14 सबक रोशन हो गए। आई एम सॉरी, मैं कभी जंग को ग्लैमराइज नहीं करती, लेकिन हुआ ऐसा ही है। सच तो ये है। ठीक है, हमें भी उन्होंने 77 ड्रोन फैलाए, वो तो दागे हमने शूट डाउन किया। इस तरह सारी बातें आपको पता है। उन्होंने एयर बेसेस अटैक किए, उन्होंने अटैक करते करते हमें इस मैच पे लाया कि हमें फिर अपना रिस्पांस देना पड़ा, मैच्योर रिस्पांस और रिस्ट्रेंट। खैर आगे आप पूछ रहे हैं ना मुझसे ये भागेंगे, ये क्योंकि इस वक्त जख्मी है, मतलब इनकी जो सांस है, इनकी जहन है, वो इस वक्त शॉक में है कि ट्रॉमा में है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। हम तो कुछ और, ये फ्रैंकली कुछ और तवक्को कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान को किसी भी चीज़ में पसपा कर देंगे और जल्द पसपा कर देंगे। अब इनको सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे जाना है। ये बिल्कुल मेरी नज़र में आई कुड बी रॉन्ग, तैयार नहीं होंगे। इनको आमादा करना पड़ेगा और उनको ये भी मिर्चें लगेंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जाहिर है भारत और हिंदुस्तान और अमेरिका का इस वक्त बहुत क्लोज अलायंस है,
उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ बार बार मेंशन किया, इक्विवेलेंस कश्मीर की बात की। तो जी पानी का हल ज़ाहिर है सिंध माहिदा, कश्मीर का मसला, बेरीना और दहशतगर्दी, मैं समझती हूँ इन तीनों चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अदर देन नॉर्मल प्रोटोकॉल्स के आपके मिशन चलें, आपके हाई कमीशन चलें, इस तरह नहीं काम चल सकता। ये चाह रहे हैं कि मफलूज कर दें पूरे खित्ते को, विच इज़ 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये अपनी अग्रेशन से, तो ये इस तरह की जारियत नहीं चल सकती। आखिर उनके बेस्ट एलाय ने उनको कहा है कि जी आप उतर के आएं और आप कश्मीर के हवाले से बात करें, आप दूसरे मुल्क में जाके ठंडे माहौल में अपना जहन ठंडा करें, मतलब तो यही होता है ना। सही बात। और वहाँ बात के मंतक के बुनियाद पर, हकायक की बुनियाद पर कोई रीजनेबल ग्राउंड ढूंढे, कॉमन ग्राउंड ढूंढे। लेकिन मुझे पता नहीं, अभी तो लग रहा है कि वो कहें, बहुत से लोग गुस्से में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कैसे कही। हाँ, ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सेनेटर शायरी रहमान साहिबा थी। और भारत इस वक्त एक हालत सदमे में, तो ज़रा उन्हें टाइम लगे रिकवर होने में। तो हम यहाँ हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक सो वेलकम बैक वंस अगेन। और हम ब्रेक में भी बहुत सारी कहते हैं ना मीम्स भी शेयर कर रहे होते हैं अपनी कहते हैं जो हमारे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर जज्बात जो है ना वो उनके ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मूवमेंट ऑफ प्राइड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे जो साइबर अटैक पाकिस्तान ने किए, इनका सैटेलाइट सिस्टम जैम कर दिया, फिर इनकी कम्युनिकेशन के ज़राए, फिर इनके ग्रिड स्टेशन जो थे पावर के वो कर दिए, तो उसने भी बड़ा मुतासर किया। तो हमने हर फ्रंट से, हर महाज से हमने जो है इनको कहते हैं ना बिल्कुल चित कर दिया। और उसके बाद जो है भारत सरप्राइज है कि उनके साथ हुआ क्या। बाकी में हम उन्हें हर बार सरप्राइज करते हैं। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये सारी साइबर वॉरफेयर में हुआ क्या। तो हम जल्दी से अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया है साइबर सिक्योरिटी माहिर वजारत खजाना के साबिक मुशीर शाह मीर शाह ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी साइबर वॉरफेयर, और हम बशमूल मीडिया और पाकिस्तान की अवाम बड़े हैरत में थे ये साइबर वॉरफेयर को देख के। ये हुआ क्या है साइबर वॉरफेयर के अंदर, और ये कैसे इसका इनेकाद किया? हाउ डिड इट वर्क? यस जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस पूरे सिनेरियो में साइबर वॉरफेयर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इसके फोर फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो साइबर सिक्योरिटी का विंग है, जो पाकिस्तान साइबर फोर्स के नाम से जाना जाता है, उसने इस पे फोर फ्रंट पे आके इस ऑपरेशन को, साइबर अटैक को लीड किया। और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के आईटी एक्सपर्ट्स हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब ने फिर इसमें कंट्रीब्यूट किया और हम सब ने पिच इन किया। जो साइबर अटैक था उसका जो गोल था वो ये था कि जिस दौरान ऑपरेशन हो रहा है उसी दौरान हम उनके डिफेंसेस को वीक करें, जो उनके एयर बेसिस के डिफेंसेस हैं जिसमें उनके रेडार सिस्टम्स हैं उसको जैम करें, उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको जैम करें, और उसी के साथ साथ उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करें जिसमें स्काडा सिस्टम्स आते हैं और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं। अच्छा। तो पैरेलली जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पाक साइबर फोर्स का विंग है वो एक ऑपरेशन कर रहा था, और उसके साथ मिलके पाकिस्तान के जितने भी माहिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और हैकर्स हैं वो सारे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें फोर्सेस भी शामिल थी और आम आवाम भी शामिल। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब हम अगर देखें तो ये जो आलमी सतह पर इस जंग को यानी साइबर वॉर को क्या समझा जाता है, अब ये भी एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। अगर किसी भी मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट है या बात जंग तक पहुंच जाती है, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइबर वॉरफेयर आज के दौर में इंफॉर्मेशन एज में कॉन्स्टिट्यूट करता है 40% वॉरफेयर का। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाए ना कि जब
آن گراؤنڈ اور ان ایئر بیٹل ہو رہی تھی، اسی دوران ہی سائبر اٹیک بھی ہو رہا تھا سارا، جس میں ہماری طرف سے ان پہ ان کے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں اس کو جیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ ہماری طرف سے جو اٹیک ہے وہ سکسیزفل ہو سکے آن گراؤنڈ. اور اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز ہیں، کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے، گورنمنٹ پورٹلز ہیں، گورنمنٹ اونڈ ایسٹس ہیں، ان سب پہ بھی اٹیک کیا جا رہا تھا، جس میں ہمیں الحمدللہ کامیابی بھی موصول ہوئی. پاک سائبر فورس کی پوری ٹیم جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے اس آپریشن میں. اور سائبر وارفیئر اس انفارمیشن ایج کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے. اچھا، یہ بتائیں نا کہ جو بھارتی نیویگیشن اور کمیونیکیشن سیٹلائٹس کو جیم کرنا، یہ جو مہارت ہے ٹیکنیکل، کتنی بڑی کامیابی. اور شامیر اس میں میں یہ بھی ایڈ کر دوں صدف کہ اتنی جلدی بھارت جیسے ملک کی سائبر سیکیورٹی اتنی ویک تھی کہ پاکستان نے اتنی جلدی اس کے اوپر جو ہے وہ سکسیس حاصل کر لی. نہیں، ویک نہیں تھی، ہماری بہت اسٹرانگ تھی. ہماری طرف سے جو اٹیک تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا اور وہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا. آپ بالکل اس چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سسٹمز ویک ہیں، ایسا بالکل نہیں. جی، ہماری طرف سے جو اٹیک تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا اور جو اٹیک تھا وہ کوآرڈینیٹڈ تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو فلو آف آپریشن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان سائبر فورس جو پاکستان ایئر فورس کا جو ونگ ہے وہ اٹیک پرفارم کر رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اوپنلی یہ ایک اوپن فورم تھا کہ باقی جتنے بھی پاکستان میں ہیکرز اور آئی ٹی پروفیشنل موجود ہیں وہ بھی ان کے اس اٹیک میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اپنے لیول تک رہتے ہوئے. یعنی کہ ہر محاذ پہ ہم نے ان کو ناکام کیا. اور جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں رافیل طیاروں کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہ بھی بڑے ماڈرن ہائی ٹیک جو ہے وہ فائٹر جیٹ ہیں، ان کو ناکام کیا کہتے ہیں نا اپنی اسکل سے، مینیور سے. اور یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے ہم سب کی لائف میں، آپ کی ہماری لائف میں، کیونکہ آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، پاکستان سمیت. اور ہماری مائیں، ان کو ہم کہتے ہیں نا آج کے دن خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بہادر سپوت پیدا کیے. یہ وہ مائیں ہیں جن کی قربانیاں ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. تو ماؤں کی کہتے ہیں عظیم قربانیوں کو بھی آج کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے جذبے کو بھی ہم آج سلام پیش کرتے ہیں. اور کچھ بھی ہو، کہتے ہیں ہمیں کتنی ہی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جو ماں کی ممتا ہوتی ہے، جو ماں کی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، وہ ہمیں بڑا سہارا، بڑا کمفرٹ فراہم کرتی ہے. وہ مائیں، ان کو خاص طور پر سلام ہے تہہ دل سے، جنہوں نے ایسے جری سپوتوں کو جنم دیا جو شہادت اور شجاعت کی مثال بنے، جو وطن کی سرحدوں کے پہرے دار ہیں، علم کے مینار ہیں، قربانی کی زندہ تصویر بنے. یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی گود کو مکتب بنایا، اپنی لوریوں میں حب الوطنی کے نغمے سنائے، اور اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ جان جائے تو جائے، پرچم جھک نہ پائے. آج ہم پاکستان کے بہادر اور سجیلے جوانوں، شہداء اور غازیوں کی ماؤں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور بہادر ماؤں کو سلام. دنیا میں انسان کے لیے سب سے پہلی درس گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. سب سے بہترین دوست ماں ہوتی ہے. اور ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں لیکن ہماری ماں کے لیے ہم چھوٹے بچے ہی رہتے ہیں. اور ہمیں ہر چیز کے لیے، ہر کوئی ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ مائیں جو نہ دن دیکھتی ہیں، رات دیکھتی ہیں، 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کتنے مشکل مراحل سے گزر کے ایک عورت ماں بنتی ہے. تو آج کے دن ہر ماں کو سلام. آپ کی ماں کو، میری ماں کو سلام. سب کو سلام. چلیں جی، ملاقات ہوگی آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.